प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट का जो पहला पेपर है प्राचीन भारत, उसके अंतर्गत प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के जो स्रोत हैं उनका अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने दो वीडियोज़ में प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के पुरातात्विक जो साधन हैं उनका अध्ययन किया था। दूसरे वीडियो में हमने साहित्यिक साधनों का अध्ययन किया था और आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के जो तीसरा भाग है वो है विदेशी यात्रियों का विवरण, उसका अध्ययन करेंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत के रूप में विदेशी यात्रियों के जो विवरण हैं वो बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। समय समय पर कई विदेशी यात्री भारत में आए। इन्होंने भारत में यहाँ पर निवास किया और अपने अनुभवों के आधार पर इन्होंने अपने ग्रंथ में भारत के बारे में लिखा। इनके द्वारा लिखा गया ये विवरण तत्कालीन भारत की जानकारी प्राप्त करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इनसे हमें भारत की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक दशा के बारे में विस्तृत ज्ञान प्राप्त होता है। सुविधा की दृष्टि से जो समय समय पर विदेशी यात्री भारत में आए, अलग अलग देशों से जो आए, इनको हम चार भागों में बांट सकते हैं। पहला है यूनानी व रोमन यात्री, दूसरा है चीनी यात्री, तीसरा है अरब यात्री और चौथा है तिब्बती यात्री व लेखक। अब हम सबसे पहले देखते हैं यूनानी लेखकों के बारे में। भारत के संबंध में ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त करने का जो यूनानी विद्वानों का प्रयास जो है वो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ही शुरू होता है, निरंतर बना रहा। इसके बाद में भी यूनानी विद्वानों ने अपने व्यक्तिगत अनुभव, ज्ञान व अध्ययन के आधार पर भारत के बारे में बहुत कुछ लिखा है। लेकिन इन विद्वानों की कई बातें मनगढ़ंत भी हैं जिनका हमें सावधानी से प्रयोग करने की जरूरत है। सुविधा की दृष्टि से समय समय पर जो ये यूनानी यात्री भारत आए थे, इनको हम तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला है सिकंदर से पहले के यूनानी यात्री व लेखक, दूसरा है सिकंदर के समकालीन लेखक और तीसरा है सिकंदर के बाद के लेखक। सिकंदर से पहले के जो लेखक हैं उनमें जो नाम देखते हैं तो वो है स्काइलैक्स, हिक्केटियस और हेरोडोटस। स्काइलैक्स जो था वो ईरान के सम्राट दारा का एक यूनानी सैनिक था, जिसे दारा ने सिंधु नदी के प्रदेश में भेजा था वहाँ की जानकारी प्राप्त करने के लिए। इससे हमें सिंधु घाटी के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसने अपने विवरण में सिंधु घाटी का विवरण दिया है। इसके बाद में हिक्केटियस जो था वो भूगोलवेत्ता था। उसने स्काइलैक्स के विवरण के आधार पर भूगोल लिखा, जिसमें उसने सिंधु प्रदेश का विवरण दिया है। हेरोडोटस जो था वो उसे इतिहास का जन्मदाता कहा जाता है। उसने हिस्टोरिका लिखी। इससे हमें पश्चिमोत्तर भारत की जातियों के बारे में विवरण प्राप्त होता है। लेकिन हम हेरोडोटस की जो विवरण है उसको भी बड़े सावधानी से देखने की जरूरत है, क्योंकि इसका जो विवरण है कई सुनी सुनाई बातों के आधार पर लिखा गया है, जिसको हम प्रमाणिक नहीं मान सकते। इसका मिलान जो है हम दूसरे साधनों के साथ करना जरूरी हो जाता है। अब हम बात करते हैं सिकंदर के साथ आए यूनानी लेखकों की, जो सिकंदर के समकालीन थे। इनमें है नियार्कस है, एरिस्टोबुलस है, ओनेसाइक्रिटिस है इत्यादि के नाम उल्लेखनीय हैं। इन सभी ने तत्कालीन भारत के बारे में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन दुर्भाग्यवश इनके जो ग्रंथ हैं वो अब विलुप्त हो गए हैं। इन लेखकों ने जो लिखा है, इनके ग्रंथों के जो उद्धरण हैं वो बाद के यूनानी लेखकों की रचनाओं में मिलते हैं। इन्हीं उद्धरणों से पता चलता है कि नियार्कस जो है वो सिकंदर के जहाजी बेड़े का सेनापति था। ओनेसाइक्रिटिस ने सिकंदर की जीवनी लिखी। एरिस्टोबुलस ने युद्ध का इतिहास लिखा। भारत पर सिकंदर के अभियान की जानकारी हमें इन्हीं यूनानी लेखकों के विवरणों से प्राप्त होती है। अब हम बात करेंगे सिकंदर के बाद के यूनानी लेखकों की। इनमें मेगास्थनीज, स्ट्रैबो, डायमेकस, प्लिनी, एरियन, प्लूटार्क आदि का नाम उल्लेखनीय है। मेगास्थनीज जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में
यूनानी नरेश सेल्यूकस का राजदूत था। इसने इंडिका नामक ग्रंथ लिखा, लेकिन आज ये ग्रंथ प्राप्त नहीं है। इसके जो उद्धरण हैं वो परवर्ती यूनानी लेखकों ने, बाद के जो यूनानी लेखक हैं, उन्होंने अपने ग्रंथों में दिए हैं। इससे हमें भारत के विषय में अनेक जानकारियां प्राप्त होती हैं, लेकिन इसका विवरण भी कई जगह भ्रामक है, जब ये कहता है कि भारतीय समाज जो है 7 वर्गों में विभाजित था, जबकि भारत में इस तरह से 7 जो जातियां जो हैं उनका और वर्ग का ये अंतर नहीं कर पाया था। तो इसके वर्णन में भी कई जगह भ्रांतियां विद्यमान है, जिसको हमें बड़े ध्यान से देखने की जरूरत है। डायमेकस जो है बिंदुसार के दरबार में सीरिया के शासक एंटीयोकस का राजदूत था। इसी तरह डायनोसियस जो है अशोक के दरबार में मिस्र नरेश टालमी फिलाडेल्फस का राजदूत था। मेगास्थनीज की इंडिका के जो उद्धरण हैं वो हमें एरियन, स्ट्रेबो, जस्टिन आदि लेखकों की रचनाओं में मिलते हैं। दूसरी शताब्दी ईस्वी में रोमन लेखक टालमी ने भारत का भूगोल लिखा। इसी तरह प्लिनी ने जो है नेचुरल हिस्ट्री लिखी। एक अन्य ग्रंथ है जिससे भारत के व्यापार के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है, वो है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। इस ग्रंथ का जो लेखक है वो अज्ञात है। इसका जो लेखक है वो 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इस ग्रंथ में उसने भारत के बंदरगाहों के बारे में, व्यापारिक वस्तुओं के बारे में अच्छा विवरण दिया है। तो प्राचीन भारत के समुद्री व्यापार के ज्ञान के लिए इसका विवरण बड़ा उपयोगी है। इस प्रकार इन यूनानी और रोमन लेखों के विवरण जो हैं प्राचीन भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक दशा के ज्ञान के लिए, जानकारी के लिए महत्वपूर्ण स्रोत हैं। अब हम बात करेंगे चीनी यात्रियों की। चीन में बौद्ध धर्म के विस्तार के कारण भारत व चीन का संबंध बहुत दृढ़ हो गया था। धर्म संबंध स्थापित होने पर केवल भारतीय लोग ही चीन नहीं गए, वरन कई चीनी लोग भी बौद्ध धर्म और साहित्य का अध्ययन करने के लिए, बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा करने के लिए समय समय पर भारत में आए। इन्होंने समकालीन भारत की राजनीति, धर्म, समाज और संस्कृति के बारे में विवरण दिया है, जिससे हमें विविध युगों की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जानकारियां प्राप्त होती हैं। इन चीनी लेखकों में सुमाचीन, फाइयान, हेनसांग, इतिसिंग आदि का नाम उल्लेखनीय है। सबसे पहले हम लेते हैं सुमाचीन को। इसे चीनी इतिहास का पितामह कहा जाता है। उसने ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में इतिहास ग्रंथ लिखा, जिससे भारत के विषय में महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होती हैं। दूसरा नाम आता है फाइयान का। फाइयान जो है वो गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में 399 ईस्वी में भारत आया था। ये लगभग 15 वर्षों तक भारत में रहा। इसने यहाँ पर बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया, बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा की। यह मध्य भारत के विविध शहरों में घूमा और जनजीवन को बड़े करीब से देखा। यद्यपि बौद्ध धर्म का अनुयायी होने के कारण इसने अधिकांशतः बौद्ध धर्म का ही विवरण दिया है, लेकिन प्रसंगवश इसने कई सामाजिक व आर्थिक जानकारियां भी हमें दी हैं। जैसे इसने कहा है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में लेन देन में कौड़ियों का प्रयोग होता था, लेकिन ये सही नहीं है। इसके विवरण को भी बड़े ध्यान से देखने की जरूरत है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल के अध्ययन के लिए इसका जो ग्रंथ है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, विश्वसनीय है और प्रामाणिक है। इसने फाक्को की नामक पुस्तक लिखी। क्योंकि यह प्रत्यक्षदर्शी था, इसलिए इसके विवरण को हम गुप्त काल के विषय में, विशेष रूप से चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल के विषय में प्रामाणिक और विश्वसनीय मान सकते हैं। अगला जो चीनी यात्री है वो है हेनसांग। हेनसांग बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन व बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा करने के लिए आया था सम्राट हर्षवर्धन के समय में। 629 ईस्वी में ये भारत आया था, 629-30 ईस्वी में, और लगभग 15-16 वर्षों तक ये भारत में रहा, यानी 645-46 ईस्वी तक ये भारत में रहा। इसने संपूर्ण भारत की यात्रा की, भारत में घूमा ये
और कई बार अपनी यात्रा के दौरान ये डाकुओं के द्वारा पकड़ लिया गया था। इससे हमें पता चलता है कि मार्ग उस समय असुरक्षित हो गए थे। हेनसांग ने अपने यात्रा विवरण सीयूकी नामक ग्रंथ में लिखा। इसने हर्ष के राज्य विस्तार, उसका शासन प्रबंध, धार्मिक कार्य आदि का विस्तृत वर्णन दिया है। हर्ष द्वारा आयोजित प्रयाग दानोत्सव, कन्नौज का महाधर्म सम्मेलन आदि का इसने बड़े रोचक ढंग से वर्णन दिया है। इस प्रकार हर्ष के शासनकाल की जानकारी के लिए इसका वर्णन जो है बड़ा महत्वपूर्ण है। अगला जो चीनी लेखक है वो है हुइली। हुइली जो है हेनसांग का मित्र था। इसने हेनसांग की जीवनी लिखी। उसने भारत से संबंधित कई रोचक तथ्य बताए हैं जो उसे हेनसांग से मिले थे, लेकिन इनसे भारत के विषय में कई जानकारियां प्राप्त होती हैं। इसके बाद जो चीनी लेखक है, यात्री है, वो है इति सिंह। ये 7वीं शताब्दी में 671-72 ईस्वी में भारत आया था, सुमात्रा के रास्ते यानी समुद्र मार्ग से भारत आया था। ये लगभग 10 वर्षों तक नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों में रहा। वहां इसने अध्ययन किया बौद्ध धर्म ग्रंथों का। यद्यपि इसके विवरण से हमें अधिक राजनीतिक बातें पता नहीं चलती, लेकिन बौद्ध धर्म के इतिहास को जानने के लिए इसका जो विवरण है वो महत्वपूर्ण है। इस प्रकार चीनी यात्रियों के जो विवरण हैं प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं तिब्बती लेखक। इनमें सबसे पहले नाम आता है तारानाथ का। इसे हम लामा तारानाथ भी कहते हैं। इसने 2 ग्रंथों की रचना की, कंग्यूर और तंग्यूर। इनसे हमें भारत के विषय में काफी ऐतिहासिक जानकारियां प्राप्त होती हैं। इसके बाद में हम देखते हैं अरब लेखकों के बारे में। समय समय पर कई अरब लेखक और अरब यात्री भी भारत में आए थे। प्राचीन काल में अरब देशों के साथ भारत का घनिष्ठ व्यापारिक संबंध था। कई अरब सौदागर व्यापार वाणिज्य के सिलसिले में भारत आते जाते रहते थे और इनके द्वारा लिखे गए यात्रा वृत्तांतों से हमें तत्कालीन भारत की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक आदि जानकारियां प्राप्त होती हैं। इन अरब सौदागरों में सुलेमान, अल मसूदी, इब्न खुरदादव, अबू इसहाक आदि का नाम उल्लेखनीय है। अरब यात्री सुलेमान जो है 9वीं शताब्दी में भारत आया था। उस समय गुर्जर प्रतिहार शासक मिहिर भोज का पराक्रम जो था वो अपना परचम लहरा रहा था। इसने मिहिर भोज को भारत में इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु बताया है। गुर्जर प्रतिहार शासक की बड़ी प्रशंसा करता है ये। इसके बाद में आता है अल मसूदी। अल मसूदी 915-16 ईस्वी में 10वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत आया था, गुजरात आया था ये। वह भी गुजरात शासकों की प्रतिष्ठा और पराक्रम की प्रशंसा करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के लिए यहाँ समय समय पर आए विदेशी यात्रियों के जो यात्रा विवरण हैं उनसे हमें बहुत सहायता मिलती है, लेकिन हमें इनके विवरणों की पुष्टि अन्य स्रोतों से भी कर लेनी चाहिए ताकि इनकी जो बातें हैं उनकी सत्यता का पता चल सके। धन्यवाद।